हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे EWS सर्टिफिकेट के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। गवर्नमेंट 10% का आरक्षण देती है, यानी रिजर्वेशन देती है जनरल कैटेगरी यानी समान वर्ग के वैसे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। EWS का क्या क्या बेनिफिट्स है, खासकर वैसे स्टूडेंट जो जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जो कॉलेज एडमिशन्स में उनका क्या बेनिफिट्स हो सकता है EWS सर्टिफिकेट का, उसके बारे में भी बताएंगे। और या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको EWS से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो EWS का संपूर्ण नॉलेज जो है आपको 4 पॉइंट्स के थ्रू बताएंगे। EWS का बेनिफिट क्या है पहला पॉइंट में। दूसरा समझ लीजिए कि इसका पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, यानी EWS का आवेदन कौन कौन कर सकता है। थर्ड आपका है डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और फोर्थ है इसका वैलिडेशन। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर EWS बनवाने तक का संपूर्ण नॉलेज आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहें। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना है कि सर EWS बनवाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ऐसी बात नहीं है। आप एक बार सारे चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही आसान है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जो है आप एक एक पॉइंट्स को समझिए क्या क्या इसमें जो है आपको पहला पॉइंट्स के थ्रू आपको बता देंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए इसमें पहला और ये दूसरा पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पात्रता वाला भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन की बात तो हो ही गई। अब देखिए ये 10% जो रिजर्वेशन होता है ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है, अगर लेट सपोज कीजिए कि 1000 सीट है, तो उसमें अगर EWS के थ्रू जो है आपको 10% यानी कि 100 सीट का बेनिफिट जो है EWS को मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये वर्टिकल, यानी जैसे कैसे होता है OBC का सर्टिफिकेट, जैसे जो है SC ST का सर्टिफिकेट, तो उसी तरीके का EWS सर्टिफिकेट का भी जो है मान्य आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है इसमें एजुकेशनल एग्जाम, साथ ही साथ क्या लिखा है सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल कॉलेज एडमिशन एंड फी। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े कॉलेज में दाखिला के लिए, मेडिकल में या फिर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनको EWS का सीधा एग्जाम्पल से आपको बेनिफिट बताते हैं। अगर लेट सपोज कीजिए आप किसी NIT वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं और मान लीजिए कि उसमें जो है किसी ब्रांच के लिए EC ब्रांच या जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल के लिए आपको मान लीजिए कि जो है 8000 रैंक की आवश्यकता है, 8000 से 9000 के बीच में। तो अगर आपके पास जनरल में अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको डेफिनेटली, अगर वो 8 से 10,000 तक भी जो है आपका रैंक है, तो आपको डेफिनेटली जो है आपको उस सीट पे जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो आई थिंक यू गॉट इट कि EWS सर्टिफिकेट का कितना बेनिफिट है। और साथ ही साथ नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी बता रहे हैं, जो नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, तो उनके लिए भी सेम जो है ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट्स आपको एडमिशन या बड़े बड़े कॉलेज में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम लोग बातें करें, जैसे मान ली SSC, रेलवे, बैंक्स वगैरह जो है, उसमें भी जो है EWS सर्टिफिकेट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि जनरल कैटेगरी को लेट सपोज के 70 मार्क्स पे जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, या फिर जो है 75 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन मान लिए हो रहा है, लेकिन EWS से है तो हो सकता है कि आपको जो है उसमें 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या जो है 8 मार्क्स का जो है बेनिफिट हो और जो है EWS वाले कैंडिडेट का उस पर जो है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये तो बेनिफिट्स हो गया। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब हो गया, लोन कैटेगरी, लोन वगैरह में भी इसका बेनिफिट होता है। जब गवर्नमेंट किसी बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसमें भी है। और एक और सबसे बेनिफिशियल चीज़ बताएं कि जब आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा तो वहाँ पे एक चीज़ समझना है कि वहाँ पे फी डिसाइडेड होता है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग फीस होता है। तो आपका EWS सर्टिफिकेट है तो उसके थ्रू जो है आपका जनरल कैटेगरी से कम फी लगेगा। यानी जनरल कैटेगरी में खासकर वैसे कैंडिडेट की बात हो रही है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो उनका फी कम लगेगा। ठीक है, खास करके बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में या सेंट्रल लेवल पे भी जो ये बातें चल रही है। ठीक है, तो उनको ये बेनिफिट होगा। लोन यानी बैंक में लोन के लिए बेनिफिट होगा, सब्सिडियरी वगैरह के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा।
ठीक है। दूसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये है पात्रता, इसका एलिजिबिलिटी। इसको बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझते हैं, तो उनको लगता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही टफ है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। पहला क्या कहा कि परिवार का जो आय है यानी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट में है जो कृषि योग्य जमीन है यानी भूखंड है वो 5 एकड़ या इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी जो खेती करने योग्य जो जमीन है वो 5 एकड़ या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उससे कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एलिजिबिलिटी का पॉइंट्स आपका आ गया यानी पात्रता का। तीसरा पॉइंट कोई भी कैंडिडेट एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में ना हो। ठीक है, चौथा ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ लीजिएगा, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो घर जो बना हुआ है रेसिडेंशियल जो घर आपका बना हुआ है जो भी फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट आ गया। पांचवा और छठा पॉइंट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवें पॉइंट में क्या बोला कि जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो 100 गज यानी करीबन करीबन 891 स्क्वायर फुट होता है, मतलब करीबन करीबन 900 स्क्वायर फुट मान लीजिए, इतना या उससे ज़्यादा ना हो। यानी कि 100 स्क्वायर फुट किस एरिया में ये समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे साथ में क्या लिखे हैं, नगर पालिका क्षेत्र में यानी म्यूनसिपैलिटीज एरिया में 100 गज या उससे ज़्यादा का आपके पास जो है कोई भी प्लॉट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ज़मीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से बाहर, ये तो नगर पालिका क्षेत्र में है, लेकिन अगर उससे बाहर रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर गज यानी करीबन करीबन 1800 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा ना हो, यानी कि अगर नगर पालिका में 100 गज या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी प्लॉट, और साथ ही साथ जो है आपको नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 200 स्क्वायर गज का जो है कोई भी आपके पास जो है प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा चीज समझ लीजिए कि उसके बाद जो है इसका थर्ड जो इसका पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड होंगे। अब लेट सपोज कीजिए, आप देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि इसमें सबसे पहला आधार कार्ड, पहले इसको बता देते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज दो फोटो लगता है, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, भूमि या संपत्ति का प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भूमि और संपत्ति का प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आय और निवास प्रमाण पत्र, और साथ में स्व घोषणा सेल्फ अटेस्टेड जो होता है वो एक प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए खासकर बिहार में अगर हम लोग बातें करें फॉर एग्जांपल, तो आरटीपीएस के साइट पे इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। अब वहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे आय प्रमाण पत्र यानी जो इनकम सर्टिफिकेट है या फिर ये निवास प्रमाण पत्र वो उसके साथ जो अटैच करने का यानी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट समझेंगे कि वहाँ पे तो सर इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ बता दें कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे लेट सपोज कीजिए आपका जो है 8 लाख से कम जो है इनकम है, पारिवारिक इनकम जो है, तो वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए 4 लाख लिख रहे हैं, तो जब इसका वेरिफिकेशंस के लिए जो वहाँ से आप डाउनलोड करके जो फाइनल अप्लीकेशन कर देने के बाद अप्लाइड कर देने के बाद जो आपका जो फॉर्म निकलेगा तो उस पर मान लीजिए 4 लाख उस पर लिखे हुए हैं इनकम, तो जब वो वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। क्या प्रूफ के लिए आपको क्या होगा कि आप कैसे वेरीफाई करवाइएगा, तो उसके लिए जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र जो है बना करके आपको रखना पड़ेगा। यू गॉट इट वेरी वेल। और साथ ही साथ स्व घोषणा पत्र सेल्फ अटेस्टेड होता है वो आप जो रखिए। बाकी आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट्स होंगे, आधार कार्ड वगैरह का पीडीएफ जो है वहाँ पे लगता है खास करके, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ एक और आपको बताते हैं सुन कि वैसे कैंडिडेट भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 ऑप्शन होता है, खासकर जो है आरटीपीएस यानी बिहार वाले साइट पे आपको बता दें कि जो कैंडिडेट बिहार में जैसे एससी एसटी में है और जो है सेंट्रल में ओबीसी पे है तो अप्लाई नहीं करेंगे पहली चीज़। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार में अगर आप ओबीसी में हैं ठीक है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो है आपका जो है ओबीसी कैटेगरी इस समय आप नहीं आ रहे हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, बात को अच्छे तरीके से समझिएगा कि सेंट्रल लेवल पे आपका कैटेगरी जनरल में आ रहा है,
तो उस कंडीशन में आप EWS का जो सेकंड पॉइंट उसमें यस करने का वेरिफिकेशन होता है, वहां पे आप यस करके EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक यू गॉट इट। वापिस से समझ लीजिए कि वैसे कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि स्टेट में जो है वो ओबीसी में है, ठीक है, लेट सपोज कीजिए, लेकिन सेंट्रल लेवल में ओबीसी में नहीं आ रहे हैं, यानी पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा में नहीं है, वो उसमें जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो EWS फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। अब आता है, सुन देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गया। लास्ट इसमें आता है वैलिडेशन, यानी कि EWS जो सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं उसका क्या वैलिडेशन होगा। तो इसमें हम लिखे हैं 1 ईयर का ये वैलिडेशन होता है और 1 फाइनेंशियल ईयर की बात होता है। 1 साल की वैलिडेशन इसका होता है, यानी मान्यता होता है। अब बताता है कि फाइनेंशियल ईयर मतलब किस तरीके, कैसे समझे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो देखिए सुन, फाइनेंशियल ईयर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जैसे लेट सपोज कीजिए जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो हमारा कहाँ से चलेगा, वो 1 अप्रैल से जो है, 1 अप्रैल मान लीजिए 2023 है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ तक चलेगा, 31 मार्च 2024 में, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है EWS सर्टिफिकेट 5 अप्रैल को बनवाया, तो उसका एक फाइनेंशियल ईयर तक जो है उसका मान्यता होगा, वैलिडेशन होगा। तो उसको कहाँ से कहाँ तक, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के तक जो है उसका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। अब बताती है कि सर तो इसके बाद तो ये तो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो एक्चुअली बता दें स्टूडेंट्स, ये वापस से जो भी व्यूअर्स हैं ये वापस से रिन्यू भी करवाया जाता है। तो आप वहाँ से उसको रिन्यू करवा करके इसको और भी जो है टाइम के लिए, 1 साल के लिए और बेनिफिट्स इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सारे जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे तरीके से कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए EWS सर्टिफिकेट बनवाने जाने से पहले। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वायरी इसमें रह गया या कुछ पूछना रह गया तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर छोटा सा पॉइंट्स रहा तो हम तो कमेंट्स का रिप्लाई कर देंगे, या फिर अगर बड़ा उसमें पॉइंट्स रहेगा तो वापस से जो हम एक छोटा सा वीडियो बना करके उसके बारे में भी बता देंगे। लेकिन ये जो आपको वीडियो है ये संपूर्ण नॉलेज है EWS सर्टिफिकेट का बेनिफिट से लेकर के एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और वैलिडेशंस के लिए। तो इस तरीके से आपको EWS के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।